हेलो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो मैं विकास कुमार आज आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं का इतिहास का चैप्टर 1, है ना, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास का। हम लोग इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो बच्चे लोग इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों करवा चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और ख़ास बात और कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आप सभी को जो है इसका ये जो है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए जल्दी से हम लोग इसका आंसर पता करते हैं और जानते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं। लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया, है ना। तो अब इसका उत्तर देखिए जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बाबू कि फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया, है ना। जो क्षेत्रीय भाषा जो जो था उस पे उसको हटा के मतलब उसके स्थान पे फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। यह देखिए पहला का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको याद कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी, ये बताना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासनकाल था कब से कब था, तो 1789 से 1821 तक। तो बोल रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासन काल में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए अनेक सुधार संबंधी कार्य किए। अब जैसे देखिए क्या क्या है, कौन कौन से कार्य थे जो देखिए। देखिए पहला है नेपोलियन ने विशेषाधिकार तथा आर्थिक असमानता को दूर कर समानता की स्थापना की। फिर दूसरा है करों में समानता स्थापित की गई। फिर तीसरा है नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू कर कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक ना, तीसरा तक लिख लीजिएगा। बाकी इसके बाद जो है अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं चौथा पाँचवा छठा, और नहीं तो ये जरूरी भी नहीं है। देखिए 7 है, ठीक ना। ये मतलब हम आंसर जो है पूरा डिटेल में देते हैं और आप तो याद करने में ये सभी दिक्कत ना होगा, तो आप लोग जो है सिर्फ 3 तक लिख लीजिएगा, बस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं, है ना। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। देखिए क्या क्या है जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए कौन कौन है। देखिए पहला है, देखिए पहला हम लिखिएगा, फ्रांस द्वारा विजयी प्रदेशों को छीन कर विभिन्न राष्ट्रों में बांटा गया। फिर दूसरा, स्पेन को पुनः तानाशाही देश बना दिया गया। फिर तीसरा, हाईलैंड को स्वतंत्र कर दिया गया। चौथा है, नेपल्स सार्डिनिया स्विट्जरलैंड को फिर से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। और फिर आगे है देखिए कि इस सम्मेलन में स्वीडन, रूस, जर्मनी, प्रसा, ऑस्ट्रिया तथा ब्रिटेन की स्थितियों पर विचार किया और इन्हें अनेक विजित प्रदेश सौंपे गए। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने पर बल दिया गया और दास्ता को समाप्त करने का प्रस्ताव भी पास हुआ, है ना। तो ये देखिए अगला का उत्तर में यानी तीसरा का उत्तर। अब देखते हैं हम लोग चौथा का, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। चौथा देखिए क्या है बाबू कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करें। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु, है ना, संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। ये देखिए इसका उत्तर याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी की भूमिका पर प्रकाश डाले। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी की क्या भूमिका रही है ना, उसके बारे में हमको बतलाना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप कैसे भी करके याद रखिएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। गैरीबाल्टी जानता था कि बिना युद्ध के इटली के एकीकरण संभव नहीं था, है ना। जैसा महात्मा गांधी बिना युद्ध किए ही भारत को आज़ाद करवा दिए, है ना। और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो है मतलब भारत को स्वतंत्र करने में योगदान दिए हैं। लेकिन मतलब हम बात को बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है बिना युद्ध किए प्रयास किए थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, और सफल भी हुए। लेकिन यहाँ पे गैरीबाल्टी जो जानता था कि इटली का एकीकरण करना है, इसका मतलब है कि युद्ध तो करना पड़ेगा, है ना। उसने सशस्त्र युवकों की एक सेना बनाई, है ना।
मतलब जो नवयुवक था उसका क्या बना लिया, एक सेना बना लिया, उसका नाम रखा लाल कुर्ती, उसका नाम क्या रखा, लाल कुर्ती। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। और देखिए इसके बाद 1862 में गरिबाल्टी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध किए। काबूल ने जहां अपनी कूटनीति द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया, उसी प्रकार गैरिबाल्टी ने तलवार द्वारा इसे संभव बनाया। तो ये क्या दो व्यक्ति रहे, काबूल और एक गैरिबाल्टी, ये दोनों मिलके क्या किया, इटली का एकीकरण कर दिया। तो इस तरह से देखिए, अगर आपको 2 नंबर एग्जाम में लेना है ना, तो ये पूरा आपको याद रखने पड़ेगा और इतना बड़ा ही लिखना पड़ेगा, छोटा लिखिएगा नंबर काट लेगा, ठीक ना। क्योंकि एसएसटी में थोड़ा सा आंसर जो लिखते हैं ना, वो थोड़ा सा लंबा लंबा ही लिखिएगा, तभी नंबर मिलेगा, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है लिख के आप लोग याद रखिए। देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर देखिए इसका कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों का फल था। उसने कूटनीति और सैनिक शक्ति के सहारे जर्मनी का एकीकरण किया। वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने प्रशा को सैनिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई, याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो बिस्मार्क ने, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसका विचार था कि जर्मनी के एकीकरण में सफलता राजकुमारों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, न कि लोगों द्वारा, न कि लोगों द्वारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कि बिस्मार्क के जर्मन एकीकरण का उद्देश्य 3 युद्धों द्वारा पूर्ण हुआ, जो 1864 से 1870 तक के 7 वर्षों के अल्प समय में लड़े। मतलब 7 साल में कितने युद्ध लड़े बाबू, तो 3 युद्ध लड़े, ठीक ना। देखिए जर्मनी के एकीकरण में प्रशा के राजा विलियम प्रथम का बहुत हाथ रहा। बिस्मार्क के नीतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। तो इस तरह से देखिए, आप अगर आप याद रखते हैं ना, और इस तरह से अगर आप इसका आंसर लिख दीजिएगा एग्जाम में, तो आपका 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर कटेगा नहीं, 1 नंबर कटेगा नहीं। और अगर इस तरह से नहीं लिखते हैं आप, अगर छोटा लिखते हैं तो काट लेगा बाबू, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा जो है ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो हम बच्चे लोग को समझाते हैं कि हाँ ऐसे लिखना चाहिए, तो उनका नंबर जो है ना बहुत अच्छे नंबर आता है। किसी का 450 आता है, किन्हीं का 451, 452, ऐसे करके बहुत सारे आते रहते हैं। तो अगर आपको भी अच्छे नंबर लाना है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक ना। देखिए हमारा जो क्लास है स्टार्ट होने वाला है 20 जनवरी से, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 20 जनवरी से। अगर आप वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 99 053 इस नंबर पे आप मैसेज करके आप क्लास का इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक ना। इस नंबर पे देखिए आप 99 053 044 40, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए, तो आप मैसेज ज़रूर करके इंक्वायरी कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक तो कर ही दीजिए जल्दी से, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।